शरद पवार ने दिल्ली में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें अजित पवार समेत 9 नेताओं को पार्टी से निकालने के फैसले पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष मैं ही हूँ। शरद पवार ने उम्र वाली टिप्पणी को लेकर अजित पवार पर पलटवार भी किया। एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने शरद पवार से मुलाकात की। उधर कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण ने एनसीपी में बगावत के लिए शरद पवार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के नेताओं के साथ 4 घंटे तक बैठक की। मीटिंग में सचिन पायलट भी मौजूद थे। बैठक के बाद सचिन पायलट बदले बदले नजर आए। उन्होंने माना कि उनके मुद्दों को पार्टी ने सुलझा दिया है। पायलट ने कहा कि पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजस्थान में इतिहास बदलेगा। राज्य का वर्तमान और भविष्य दोनों कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ में जिला प्रधानों और विधानसभा क्षेत्र इंचार्जों के साथ बैठक की और बीजेपी के साथ गठबंधन को खारिज किया। सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन बीएसपी के साथ है। इस बीच पंजाब में बीजेपी के नए अध्यक्ष सुनील जाखड़ अमृतसर पहुंचे और स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। उनके साथ गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। सुनील जाखड़ ने भी अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी को अपने निवास पर बुलाकर माफी मांगी। मुख्यमंत्री पीड़ित का हाथ पकड़कर सीएम हाउस के भीतर ले गए। कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। शॉल ओढ़ाकर शिवराज ने उसका सम्मान किया। शिवराज सिंह के माफी मांगने के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ कैमरे से मतलब है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख तय हो गई है। इसी महीने की 14 तारीख को दोपहर के 2:30 बजे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। चंद्रयान 3 को बुधवार को लॉन्चिंग यान में फिट किया गया है। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। अगर चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। चंद्रयान 3 में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा। दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के पहले दिन हनुमंत कथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। भक्तों के हुजूम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ साथ 2000 स्वयंसेवकों की तैनाती भी की गई है। पूरे पंडाल में सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। कल बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगेगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। पहले 5 दिनों में करीब 70,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुँचे। उम्मीद की जा रही है कि एक हफ्ते में भक्तों का आंकड़ा 1 लाख पार कर जाएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लेकर नेपाल तक से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से हुई थी, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की गई है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आज शरद पवार ने कहा है कि वो 82 साल के हों या 92 साल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो अच्छा काम कर रहे हैं वो सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। और शरद पवार के इसी बयान से हमें ये विचार आया कि आज हम आपके सामने ये सवाल रखें कि बाकी के लोगों की तरह, आप सब की तरह, क्या नेताओं के लिए भी एक रिटायरमेंट एज होनी चाहिए? इसलिए ये विश्लेषण आज आप सबको देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश के नेताओं की डिक्शनरी में रिटायरमेंट शब्द क्यों नहीं है। और अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया के जरिए हमें और पूरे देश को अपनी राय बता सकते हैं कि नेताओं की रिटायरमेंट एज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब यह देखिए कि आज हुआ क्या है। आज शरद पवार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी और 27 राज्यों की पार्टी समिति के नेता शामिल हुए। और पार्टी के नेता पीसी चाको का कहना है कि देश में जहां जहां भी एनसीपी की स्टेट कमिटीज हैं, उन सभी ने एक मत से आज शरद पवार को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है। इसके अलावा इस बैठक में शरद पवार के गुट ने कुल 8 प्रस्ताव पास करवाए हैं,
जिनमें एक प्रस्ताव अजीत पवार और उन 8 एनसीपी विधायकों और सांसद सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर करने के लिए था, जो बगावत करके अलग हो चुके हैं। हालांकि अजीत पवार का कहना है कि शरद पवार ने आज जो बैठक बुलाई वो असंवैधानिक थी और चुनाव आयोग को इस मामले में अब दखल देना चाहिए। इस राजनीति के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी आज शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले से मुलाकात की और इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक घटनाक्रम में शरद पवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो राहुल गांधी आज खुद शरद पवार के घर गए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ बैठे और कहा कि हम आपके साथ हैं। इस बैठक के बाद आज शरद पवार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार नहीं बल्कि वो स्वयं हैं। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी उम्र 82 साल हो या 92, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एनसीपी के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। शरद पवार को इस तरह से पार्षद अटैक पर आप क्या कहेंगे? आप 82 साल के हो गए। Now I work for effectively. Pere 82 और 92. तो शरद पवार कह रहे हैं कि राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखती और शरद पवार को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके भतीजे अजीत पवार ने उनकी उम्र पर सवाल उठाते हुए कल उनसे यह पूछा था कि जब हमारे देश में सरकारी अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और राजनीति में भी बीजेपी जैसी पार्टियों में नेता 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, ऐसे में भी शरद पवार 82 साल की उम्र में एनसीपी पर अपने अधिकार का मोह छोड़ क्यों नहीं पा रहे? महाराष्ट्र में 58 साल में रिटायरमेंट है। आईएएस आईपीएस 60 साल में रिटायर होते हैं। बीजेपी में 75 साल में रिटायर होते हैं। भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी को देखिए। मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। आप नई पीढ़ी को आशीर्वाद दीजिए ना। आता नवीन पिढी पुढे येते। पवार साहब, आप 83 साल के हो गए हैं। जास्त झालं, 82 झालं। आप कभी रुकेंगे कि नहीं? तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? आप हमें आशीर्वाद दें। हम ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। देश में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि राजनीति में नेताओं की रिटायरमेंट एज होनी चाहिए या नहीं, और सक्रिय राजनीति में भी असल में दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ वो सीनियर नेता हैं जो उम्र के इस दायरे में आते हैं, जिनसे सवाल पूछा जाता है कि वो रिटायर क्यों नहीं होते, और दूसरी तरफ वो युवा नेता हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कहते हैं कि जब तक हमारे ऊपर जो उम्र दराज नेता बैठे हैं, जब तक वो जगह खाली नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रमोशन कैसे होगी, हमारा नंबर कब आएगा। तो एक तो वो लोग हैं जो सत्ता की कुर्सी पर दशकों से लगातार बैठे हुए हैं, दूसरे वो लोग हैं जो चैलेंजर्स हैं, जो अब चैलेंज कर रहे हैं इन पुराने खिलाड़ियों को कि भाई अब आप हटिए, अब हमारी बारी है, आपका जमाना जा चुका, अब हमारा टाइम शुरू होता है। और यही हो रहा है शरद पवार के अपने परिवार में, जहां उनका भतीजा उनसे यह कह रहा है कि आपका जमाना खत्म हुआ और मेरा टाइम शुरू हुआ, अब आप हटिए, मुझे कुर्सी पर बैठने दीजिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे भारत में ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल हैं या ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो सारी ऐसी ही हैं। अगर आप दो पार्टियों को छोड़ दें, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी, तो बाकी के जो ज्यादातर पार्टियां हैं वो सारी एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी हैं। उन सबको एक परिवार चलाता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। लालू प्रसाद यादव और उमर अब्दुल्ला जैसे विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि राजनीति में रिटायरमेंट की बात करना बिल्कुल गलत है और भारत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शरद पवार जी मजबूत नेता हैं जी। ये भतीजा का क्या असर है? सर, भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो जाइए। उनको कहने से रिटायर हो जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया जिस तरह की बातें अजीत पवार साहब ने पवार साहब के बारे में की, और बिलखसूस उनके उम्र के बारे में जो कहा कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए था इससे बहुत पहले। ये मुझे लगता है वहां के लोगों ने इस चीज को पसंद नहीं किया। बाकी तोड़फोड़ का काम ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है।
ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ बीजेपी ने ये कोशिशें नहीं की। कहीं पे कामयाब हुए, कहीं पे कामयाबी हासिल नहीं कर सके। आज हम भ्रष्टाचार पर नहीं जा रहे, किसके खिलाफ क्या भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, क्या ईडी कर रही है, क्या सीबीआई कर रही है। आज हम इस बात पर जा रहे हैं कि अभी आपने उमर अब्दुल्ला को सुना, वो भी एक पारिवारिक पार्टी से आते हैं। ये पार्टी जिसमें आज वो हैं, वो उनके दादाजी ने बनाई थी, फिर उनके पिताजी ने उसे संभाला और अब वो संभाल रहे हैं। मन की जबकि मतलब उनकी ये तीसरी पीढ़ी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक पार्टी को संभाल रही है। और उनके दादा पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने और फिर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। और फारूक अब्दुल्ला की उम्र इस समय 85 वर्ष है और वो अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। लालू प्रसाद यादव को आपने देखा, लालू प्रसाद यादव की अपनी उम्र 75 साल है, उनकी अपनी पार्टी है आरजेडी, वो भी एक परिवार की पार्टी है। उन्हें ये जो परिवार है ये लालू यादव का परिवार है। लालू यादव ने इस पार्टी का गठन किया, फिर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर उसके बाद अब उनके जो बेटे हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो सब कुछ एक परिवार में चला आ रहा है। इससे होता यह है कि वो कार्यकर्ता और वो बाकी के जो नेता हैं जो परिवार के नहीं हैं, जिन्होंने उस परिवार में जन्म नहीं लिया, वो कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि भारत के ज्यादातर नेता रिटायर क्यों नहीं होना चाहते। भारत में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है, यानी भारत में लोग औसतन 70 साल तक जीते हैं। इसी तरह भारत के लोगों की मीडियन एज लगभग 28 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि भारत की आधी आबादी की उम्र 28 साल से ज्यादा है और बाकी आधी आबादी की उम्र 28 साल से कम है। और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अब देखिए, दुनिया के सबसे युवा देश में जहां मीडियन एज 28 साल है, वहां उस देश में लोकसभा के सांसदों की मीडियन एज है 54 वर्ष। और इस तरह से दुनिया के सबसे युवा देश के आधे लोकसभा सांसद ऐसे हैं जो 54 साल से ज्यादा उम्र के हैं। और इनमें भी 239 सांसदों की उम्र 60 से 80 साल के बीच है। और 10 सांसद तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 80 से 90 वर्ष के बीच है और एक सांसद की उम्र तो 93 वर्ष है। भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन को प्रमुख रूप से आप 3 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं हमारे समाज में। और ये 3 वर्गों में आप सब आ जाएंगे, जिसमें पहले वर्ग में वो लोग आते हैं जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं। और भारत में और पूरी दुनिया में लगभग नौकरी में रिटायरमेंट की औसतन उम्र मानी जाती है 60 साल, 60 ईयर्स। सरकारी नौकरी में लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी रिटायरमेंट की उम्र 58 से 65 साल के बीच कहीं पर भी हो सकती है। दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो व्यवसाय करते हैं या जो अपना काम करते हैं। इसमें बड़े व्यवसाय भी हो सकते हैं, छोटे व्यवसायी हो सकते हैं और छोटा काम करने वाले भी। जैसे अगर किसी व्यक्ति का अपना बिजनेस है, अपनी दुकान है, यहां तक कि कोई व्यक्ति अगर रिक्शा चलाकर भी पैसा कमाता है, मजदूरी करके भी पैसा कमाता है, तो ये लोग नौकरी नहीं करते, बल्कि ये लोग खुद के लिए काम करते हैं। जब तक इनका शरीर काम करेगा तब तक पैसे आते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद इनके भी काम करने की एक तय उम्र सीमा होती है और ये लोग भी रिटायर हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति तभी तक अपना व्यवसाय या कोई दूसरा काम कर सकता है जब तक उसका शरीर उतनी मेहनत के लिए उसका साथ देता है, हमेशा नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से इस वर्ग के लोग भी अपने काम में एक न एक दिन रिटायर हो जाते हैं। या तो तब रिटायर होते हैं जब उनका शरीर जवाब देने लगता है, या तब रिटायर होते हैं जब उनकी जो अगली पीढ़ी है वो उस काम को संभालने के लायक हो जाती है और वो कहती है कि अब आप आराम करिए, हम काम करेंगे। तीसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे एक्टर्स, लेखक और कलाकार। और इस वर्ग में आने वाले लोग भी उसी उम्र तक काम कर पाते हैं जब तक लोगों में उनका प्रभाव होता है। जब किसी एक्टर को एक उम्र के बाद फिल्में मिलना बंद हो जाती हैं, फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं, कलाकार को काम मिलना बंद हो जाता है, किसी लेखक की किताबें लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, तो उस उम्र में इस वर्ग के लोग भी रिटायरमेंट के मूड में चले जाते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों की बहुत आजकल भी तुलना की जाती है। ऐसे लोगों के बारे में उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि देखिए, अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया जाता है कि वो 80 वर्ष की उम्र में भी काम कर रहे हैं, तो नेता 80 वर्ष की उम्र में काम क्यों नहीं कर सकते। इसका जवाब ये है कि अमिताभ बच्चन और बाकी जो इस तरह के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक भी हैं जो 80-90 वर्ष की उम्र तक काम करते हैं, कलाकार भी हैं,
लेकिन उनके जीवन में जब वो इस उम्र तक आ जाते हैं तो उनके काम में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। आज अमिताभ बच्चन जैसे जो कलाकार हैं, अब वो युवा एक्शन हीरो, एंग्री यंग मैन के रोल नहीं करते। अब उनका रोल पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन हमारे देश की राजनीति में जो रोल पहले था लोगों का, वही रोल रहता है। वो पहले भी पार्टी अध्यक्ष थे, आज भी पार्टी अध्यक्ष हैं, पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। यानी इन तीनों प्रमुख वर्गों में जो लोग हैं वो तभी तक काम करते हैं जब तक वो रेलेवेंट यानी उपयुक्त होते हैं। लेकिन जो राजनीति है उसमें रिटायरमेंट का असल में कोई सिद्धांत नहीं है। नेता ये कह सकते हैं कि जब तक मैं चुनाव जीतता रहूंगा, जब तक जनता मुझे प्यार करती है, जब तक वोटर मुझे वोट देते हैं, तब तक मैं राजनीति में रहूंगा। भारत के संविधान में सांसदों और विधायकों के लिए स्पष्ट रूप से न्यूनतम उम्र तो बताई गई है, जो है 25 साल। 25 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति हमारे देश में सांसद और विधायक नहीं बन सकता। लेकिन संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा कि सांसद और विधायक बनने की अधिकतम उम्र क्या होगी। यह कुछ भी हो सकती है। आज अगर 100 साल की उम्र में भी कोई नेता अस्पताल में भर्ती होते हुए, अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भी चुनाव लड़ता है, तो उसे यह कहते हुए चुनावी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता कि वो नेता राजनीति के लिए अब उपयुक्त नहीं है, प्रभावी नहीं है। क्योंकि भारत में नेताओं के लिए रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। और यही वजह है कि भारत में 99% से ज्यादा नेता आजीवन सक्रिय राजनीति में बने रहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में जब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के दिवंगत नेता एम करुणानिधि का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उस समय वो विधायक भी थे और डीएमके पार्टी के अध्यक्ष भी थे, 94 वर्ष की उम्र में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पिछले साल 94 वर्ष की उम्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। और फिर इसके 1 साल बाद ही प्रकाश सिंह बादल का निधन भी हो गया था। लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते तो वो देश में सबसे उम्र दराज विधायक होते। इसी तरह पिछले साल 82 साल की उम्र में जब मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ, तब वो समाजवादी पार्टी से लोकसभा के सांसद थे और अब इस पार्टी के अध्यक्ष उनके बेटे अखिलेश यादव हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा आज भी 90 वर्ष की उम्र में राज्यसभा के सांसद हैं और मौजूदा राज्यसभा में उनकी अटेंडेंस 64% है, 64%। और बात सिर्फ इन नेताओं की ही नहीं है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज 80 वर्ष के हैं और सोनिया गांधी 76 वर्ष की हैं और कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस पार्टी की वो अंतरिम अध्यक्ष भी थी और 76 साल की उम्र में आज भी वो लोकसभा की सांसद है। जबकि बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी को 91 साल की उम्र में और मुरली मनोहर जोशी को 85 साल की उम्र में मार्गदर्शन मंडल में वो काम कर रहे हैं और अब ये सक्रिय राजनीति में नहीं है और रिटायर हो चुके हैं। जैसे ही इनकी उम्र बढ़ी, इन्हें कह दिया गया कि आप रिटायर हो जाइए और वो पूरे सम्मानजनक तरीके से रिटायर हो गए और अब सिर्फ मार्गदर्शन का काम करते हैं, सक्रिय राजनीति में नहीं है। भारत में ऐसी तमाम पार्टियां जिन्हें एक परिवार द्वारा चलाया जाता है, उन सभी पार्टियों के अध्यक्षों की औसतन उम्र 70 वर्ष है, लेकिन ये नेता आज भी रिटायर नहीं होना चाहते। 75 वर्ष के लालू यादव आज भी अपनी पारिवारिक पार्टी आरजेडी के अध्यक्ष बने हुए हैं। 82 वर्ष के शरद पवार आज भी खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं और पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 85 वर्ष के फारूक अब्दुल्ला आज भी अपनी पारिवारिक पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के में अध्यक्ष बने हुए हैं और अपनी पार्टी को चला रहे हैं। 79 साल के सक्रिय राजनीति में कम से कम है और 79 साल के शिबू सोरेन आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनके बेटे हेमंत सोरेन 47 वर्ष की उम्र में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन फिर भी शिबू सोरेन अपनी परिवार की पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं और यह लिस्ट बहुत लंबी है। 68 वर्ष की ममता बनर्जी और 67 वर्ष की मायावती भी अपनी अपनी पार्टियों की अध्यक्ष हैं और वो इस पद का मोह शायद कभी नहीं छोड़ेंगी और राजनीति से कभी रिटायरमेंट भी नहीं लेंगी। असल में भारत में लगभग सभी नेता राजनीति से 2 ही सूरतों में रिटायरमेंट लेते हैं। पहला, या तो उन्हें जनता खुद ही नकार दे और दूसरा, उनकी पार्टी या फिर उनका परिवार उन्हें रिजेक्ट कर दे। यानी ये नेता रिटायर तब होते हैं जब जनता, पार्टी और परिवार इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, तभी उसी सूरत में होते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में नेताओं की रिटायरमेंट एज को लेकर काफी बहस होती है और कुछ देशों में इसे लेकर कानून बन चुके हैं, लेकिन भारत में नहीं बना है। जैसे कनाडा में यह कानून है कि वहां कोई भी नेता 75 या उससे ज्यादा वर्ष की उम्र में
हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और अमेरिका और यूरोप के देशों में भी इस पर कानून लाने पर बहस चल रही है। अमेरिका में उम्र की वजह से ही यह नियम लागू है कि वहां किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन आज 80 वर्ष के हैं और वो एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं। 80 वर्ष की उम्र में भी उन्हें दूसरा टर्म चाहिए। हालांकि 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद 86 या 87 साल की उम्र में जो बाइडेन को राजनीति से रिटायर होना ही पड़ेगा। लेकिन भारत में नेताओं के लिए रिटायरमेंट की ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक बनी नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और आज भी वो 90 वर्ष की उम्र में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। भारत में कोई भी नेता कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, बस इसके लिए उस नेता के पास लोकसभा में जरूरी संख्या बल होना चाहिए। पूरी दुनिया में राजनीति ही एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जिसमें नेता आजीवन अपने पद पर बने रहने के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे कैमरून के राष्ट्रपति आज भी 90 वर्ष की उम्र में अपने देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। 70 साल के शी जिनपिंग आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं और इसके लिए वो चीन के कानून भी बदल चुके हैं। इसी तरह 70 वर्ष के व्लादिमीर पुतिन भी आजीवन रशिया के राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों को देखेंगे तो वहां कम उम्र के नेताओं को लोग अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिर्फ 51 वर्ष के हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक सिर्फ 43 वर्ष के हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सिर्फ 45 वर्ष के हैं। और आपने देखा होगा अक्सर मैक्रों की तो वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब फुटबॉल के वर्ल्ड कप में वो मैदान में उतर आए थे और किस तरह अपनी फ्रांस की फुटबॉल टीम के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। भारत की तरह वैश्विक राजनीति का भी कड़वा सच यही है कि नेता रिटायर नहीं होना चाहते और जनता युवा नेताओं को राजनीति में देखना चाहती है। इस बात को आप मलेशिया के उदाहरण से समझ सकते हैं। 97 वर्ष के महातिर मोहम्मद 95 साल की उम्र तक मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और वो आगे भी इस पद पर बने रहना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है, जिसके लिए उन्होंने पिछले साल का चुनाव भी लड़ा, लेकिन जनता ने ही उन्हें नकार दिया। और इस तरह महातिर मोहम्मद ने भी रिटायर होने की बजाय रिजेक्ट होना पसंद किया और 97 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार कोई चुनाव हारा। दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार की तरह मलेशिया में महातिर मोहम्मद के खिलाफ भी उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी थी और उन्हें 95 साल की उम्र में पार्टी से बाहर कर दिया था। और 95 साल की उम्र में पार्टी से बाहर होने के बाद उन्होंने कहा, मैं दोबारा से पार्टी बनाऊंगा, दोबारा से मेहनत करूंगा और दोबारा से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसी उनकी 95 साल की उम्र में इच्छा थी। इसी तरह शरद पवार भी 82 वर्ष की उम्र में आज ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी चली भी गई या पार्टी टूट भी गई तो वो दोबारा से मेहनत करके अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। वो कहते हैं, मैं दिन में एक वक्त का खाना खाऊंगा लेकिन अपनी पार्टी को दोबारा मजबूत करूंगा और सक्रिय राजनीति नहीं छोड़ूंगा। हिंदू धर्म में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 तरह के आश्रम हैं जिनमें वानप्रस्थ आश्रम सबसे अहम है। इसका मतलब होता है वन प्रस्थान। हिंदू धर्म के मुताबिक 50 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए और 50 से 75 वर्ष तक अपना जीवन वन में बिताना चाहिए। लेकिन हमारे देश के नेता वानप्रस्थ भी नहीं होना चाहते, वो सदा के लिए नेता बने रहना चाहते हैं। आज हम ये तो नहीं कह सकते कि 50 वर्ष की उम्र में ही रिटायर हो जाए। आप जब तक आपको लगता है कि आप रेलिवेंट हैं, जब तक आपको लगता है कि आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जब तक आपको लगता है कि आप श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतर कोई और नहीं है, जिस काम को आप कर रहे हैं उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, तब तक आपको काम करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में नेता सिर्फ चुनाव जीतने को ही अपना काम समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर जनता वोट दे रही है इसका मतलब वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। लेकिन वोट लेने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए काम भी करना पड़ता है। जनता के बीच रोज मौजूद रहना पड़ता है। 15 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं, हर सुख दुख में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने राज्य या अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रहना पड़ता है। दिन रात अगर आप विधानसभा में हैं या लोकसभा में, संसद में हैं, वहां काम करना पड़ता है। अगर आप मंत्री हैं तो भी बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश के लोग उस काम को, नेता उस काम को तो छोड़ देते हैं, वहां पर समझौता कर लेते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने चुनाव जीत लिया तो इसका मतलब मैं बिल्कुल फिट हूं और मैं जब तक जीवित रहूंगा आजीवन इसी पद पर बैठा रहूंगा।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पर हमारे देश में भी एक बहस होनी चाहिए। हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक हमें इस बात की आदत पड़ चुकी है कि हमें एक खास तरह के नेताओं को देखने की आदत पड़ चुकी है, एक खास उम्र के नेताओं को देखने की आदत पड़ चुकी है। आज भी हमारे देश में युवा नेताओं को देखने की आदत हमें अभी भी नहीं है और इसीलिए हमारे देश में युवा नेताओं को बहुत कम मौका मिलता है। अब धीरे धीरे मौका मिलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी ये बहुत कम है। इसलिए इसके बारे में डिस्कशन कीजिए, अपने घर में अपने दोस्तों के बीच बहस कीजिए और अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर लिखकर हमें अपनी राय भी आप भेज सकते हैं। अब हम आपको मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का डैमेज कंट्रोल दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने एक आदिवासी मजदूर को घर बुलाया और उसके पैर धोए और दूसरी तरफ पुलिस ने सीना चौड़ा करके चलने वाले प्रवेश शुक्ला की गिरेबान पकड़नी अब शुरू कर दी और उसे धक्के देकर गाड़ी में बैठाकर वीडियो बनवाया। कल हमने आपको इस आरोपी की वो तस्वीरें दिखाई थी जिनमें यह पुलिस हिरासत में बड़ी अकड़ के साथ चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी इस व्यक्ति को, इस अपराधी को पूरे सम्मान के साथ उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे गिरफ्तार करके थाने में ले जा रही है। देखिए, कल उसकी चाल ढाल कुछ इस तरह थी जिसमें ऐसा लगता है कि यह कोई अपराधी नहीं है, इसे किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसके कंधे शर्म से झुके हुए बिल्कुल नहीं थे और पुलिस भी इसे ऐसे ले जा रही है जैसे ये थाने का मुआयना करने के लिए आया हो, ये थाने का सुपरवाइजर हो। इस तरह से ये थाने में प्रवेश कर रहा है। कल हमने ये तस्वीर आपको दिखाई थी, देश में लोगों ने इस तस्वीर को देखा, बहुत बुरा लगा लोगों को, इस तस्वीर की बहुत आलोचना हुई और जब इन तस्वीरों के लिए पुलिस की आलोचना होने लगी, सरकार की आलोचना होने लगी, तो आज एकदम से जज्बात बदल दिए गए और पुलिस इस आरोपी को अब धक्के मारकर गाड़ी में बैठाते हुए नजर आई। तो देखिए अब ये आज की तस्वीर देखिए, यानी कल की आलोचना के बाद आज मध्य प्रदेश की पुलिस ने शानदार एक्टिंग करके यह दिखाने की कोशिश की कि वो इस आरोपी के साथ बहुत बुरा और सख्त सलूक कर रहे हैं। देखिए, पकड़ो आप भी, चाबी भी पकड़ो। बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में। तो ये तो था पुलिस का डैमेज कंट्रोल। अब आप देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का डैमेज कंट्रोल। प्रवेश शुक्ला ने जिस आदिवासी मजदूर के साथ ये घिनौना अपराध किया था, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर उस पीड़ित व्यक्ति के पैर धोकर उससे माफी मांगी, उसे टीका लगाकर और शॉल पहनाकर उसका सम्मान किया, उसे खाना खिलाया और ये कहा कि वो इस घटना से बहुत दुखी हैं और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। और फिर इसके बाद इस व्यक्ति को भगवान गणेश की प्रतिमा, श्रीफल और वस्त्र भेंट करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर इस व्यक्ति को कभी कोई परेशानी होती है तो वो उन्हें बता सकता है। उसे पूरा आश्वासन दिया। तस्वीरें आप देखिए। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है, और कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे बताओ। क्या करते हैं आप? मंडी में। शिवराज सिंह चौहान समझ चुके थे कि इस घटना के बाद बदनामी बहुत होगी, उनकी अपनी छवि बहुत खराब होगी और
चुनाव आने ही वाला है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है अगर इसका डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। डैमेज कंट्रोल के लिए इस आदिवासी मजदूर को अपने घर बुलाया, अपना वीडियो बनवाया और उसके साथ बैठकर उसे खाना खिलाया, वस्त्र भेंट किए और कहा कि मैं जो भी कुछ हुआ उसके लिए शर्मिंदा हूं। यहां तक कि उस आदिवासी मजदूर के पैर भी उन्होंने धोए हैं। अच्छी बात है, इससे देश में एक अच्छा संदेश जाता है। और डैमेज कंट्रोल की जहां तक बात है तो डैमेज कंट्रोल काफी हद तक हो भी गया। अब यह अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान तो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारा जो आदिवासी मजदूर है आज ये बड़ा हैरान और परेशान होगा। इस आदिवासी मजदूर को ये समझ ही नहीं आया होगा कि मुझे ये लोग कहां लेकर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने घर पर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। और आज एक दिन कुछ घंटों की चांदनी इस गरीब मजदूर को देखने को मिली है और अभी तक ये उस सदमे से बाहर नहीं निकला होगा। एक सदमा तो वो था जो प्रवेश शुक्ला ने इस मजदूर को दिया, जो इसका अपमान किया, जो काम इसके साथ किया, एक झटका तो वो लगा होगा। लेकिन उससे भी बड़ा झटका आज इस आदिवासी मजदूर को तब लगा होगा जब मुख्यमंत्री के घर पर इतना आदर सत्कार और इतना सम्मान उसने देखा जितना कि उसने अपने पूरे जीवन में ना तो इससे पहले कभी देखा होगा और ना ही आज के बाद दोबारा कभी देखेगा, क्योंकि कल से इसका वही जीवन दोबारा शुरू हो जाएगा जिस जीवन से ये आया है। लेकिन ठीक है, फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो ऑप के लिए, देश में एक संदेश देने के लिए आज इस गरीब आदिवासी का इस्तेमाल हो गया और डैमेज कंट्रोल भी हो गया। लेकिन प्रवेश शुक्ला बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था जिसने अपने अहंकार में यह सोचते हुए एक आदिवासी के साथ इतना घिनौना अपराध किया कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसे ऐसा लगता होगा, उसमें घमंड होगा, अहंकार होगा, सरकार अपनी है, पार्टी अपनी है और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की नौबत आई भी तो भी पार्टी और उसके नेता उसे बचा लेंगे। इस गलतफहमी में यह कार्यकर्ता जी रहा होगा। लेकिन आज इस तरह के निचले दर्जे और मध्यम दर्जे के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश हमारे पास है। हकीकत यह है कि बीजेपी के इस कार्यकर्ता ने तो यह अपराध किया, लेकिन बीजेपी के नेता यानी राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसी पीड़ित व्यक्ति के पैर धोकर उससे माफी मांगनी पड़ी। ये दोनों तस्वीर देखिए, कार्यकर्ता क्या करता है और मुख्यमंत्री नेता क्या करता है। कार्यकर्ता उसी आदिवासी का अपमान करता है, कार्यकर्ता उसी आदिवासी पर अत्याचार करता है, अमानवीय अपराध उसके साथ करता है और नेता उसी आदिवासी के चरण धोकर माफी मांगता है। यह फर्क है नेता में और कार्यकर्ता में। हमारे देश में अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं वाला एक बड़ा खास कल्चर होता है। आपने देखा होगा सब कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी के हों एक जैसे ही दिखते हैं, जो खुद को आम लोगों से ऊपर मानते हैं, आम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं, बहुत अपने आप को रिसोर्सफुल मानते हैं। और आपने ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता देखे होंगे जिनकी गाड़ियों पर उनकी पार्टी के स्टिकर लगे होते हैं, गाड़ियों पर पार्टी के झंडे लगे होते हैं और बहुत सारे लोग तो आज भी कार्यकर्ता अपनी पार्टियों के झंडे के साथ हुटर्स लगाकर चलते हैं, स्टिकर्स लगाकर चलते हैं, अपने आप को वीआईपी बताते हैं, अपने जो भी छोटे मोटे उनके पद होते हैं उस पद को गाड़ी के नंबर प्लेट पर लिखवाते हैं और बताते हैं कि मैं बड़ा खास हूं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो किस पार्टी से हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, यानी कितने ताकतवर हैं। लेकिन ये घटना उन छुट भइये कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक सबक है जो ये सोचते हुए अहंकार में रहते हैं कि उनके अपराध इसलिए माफ होते चले जाएंगे क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के वो कार्यकर्ता हैं और वो नेताओं को जानते हैं, नेताओं के लिए काम करते हैं। सच ये है कि ऐसे कार्यकर्ताओं का वो हाल होता है जो इस मामले में प्रवेश शुक्ला का हुआ। और ऐसे लोगों को जैसे ही ये लोग विवाद पैदा करते हैं, जैसे ही ये लोग किसी अपराध में फंसते हैं, सबसे पहले इनकी पार्टियां और इनके नेता दूध में से मक्खी की तरह इन्हें निकालकर बाहर फेंक देते हैं और फिर इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके साथ ऐसा कुछ होता है। तो आज हम देश भर के कार्यकर्ताओं को यह बताना चाहते हैं, इस कार्यकर्ता को देखिए और इससे सबक लीजिए और सोचिए कि अगर आप किसी भी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि अगर आपने कुछ किया और आप फंस गए तो आपके नेता आपको बचाने के लिए आएंगे। आपके नेता आपको खुद पोस्टर बॉय बनाकर, आपके ही वीडियो बनवाकर,
आपको गिरफ्तार भी करवाएंगे और आपके लिए यह मांग करेंगे कि आप अब जेल से कभी बाहर ना निकलें। तो ऐसे तमाम लोग जो अहंकार के नशे में रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ता और छोटे मोटे नेता, आज उन्हें यह तस्वीर देखकर कुछ सबक जरूर लेना चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि एक जमाने में भारत को कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स यानी सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन अब भारत कैसे कंट्री ऑफ स्पेस चार्मर्स यानी अंतरिक्ष की दुनिया में भी एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। ये एक ऐसी खबर है जिसे देखकर आपको गर्व भी महसूस होगा और आपको इसमें भविष्य का भारत भी नजर आएगा। इस तरह की खबरें आमतौर पर आपको कहीं मीडिया में देखने को मिलती नहीं है, इसलिए हमारे भारत में क्या अच्छा काम हो रहा है यह भी आपको जानना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया है और आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर आया हूं और आप उन आंकड़ों को देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि आज आपका देश कहां है। वर्ष 2014 से पहले जहां भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था, वहीं अब भारत में ऐसे रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 140 तक पहुंच चुकी है। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में 2014 से पहले सिर्फ एक था, आज 140 स्पेस टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं और बहुत शानदार काम कर रही हैं, इनोवेशन भी कर रही हैं। इस टेक्नोलॉजी पर हमें एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रही हैं और प्राइवेट स्पेस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ चुकी है। पहले हमारी हिस्सेदारी 0.1% से भी कम थी, लेकिन अब ये 2% से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा भारत में ऐसी कंपनियों की संख्या भी 400 से ज्यादा हो गई है जो सैटेलाइट और रॉकेट इंजन को विकसित करने में मदद करती है। तो आप देखिए, अंतरिक्ष सेवाएं देने वाली कंपनियों के मामले में जो टॉप देश हैं, अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर ब्रिटेन और अब 5वें नंबर पर हमारा देश भारत बन चुका है, जहां पर 400 से ज्यादा कंपनियां आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसी सूची में अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया, ये वो पहले 4 देश हैं और इनके बाद 5वां नंबर पूरी दुनिया में हमारे देश का आता है। अनुमान है कि भारत में जिस तेजी से स्पेस से जुड़े स्टार्टअप स्थापित हो रहे हैं, वो गति भारत को इस सूची में अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है। अभी पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें भारत की स्पेस इकोनॉमी 57,431 करोड़ रुपए की है। यह हमारा शेयर है अभी, लेकिन अगले 5 वर्षों में इसमें सालाना 48% की वृद्धि का अनुमान है और भारत की स्पेस इकोनॉमी 4,10,000 करोड़ रुपए की आने वाले वर्षों में हो सकती है। अगले 5 वर्षों के बाद हम यहां होंगे, सोचिए, और हम स्पेस अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत तब तक बन चुके होंगे। आज भारत के बहुत सारे स्टार्टअप्स अब मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्टार्टअप्स सैटेलाइट और रॉकेट इंजन्स भी अपने देश में विकसित कर रहे हैं और इनमें से कुछ स्टार्टअप्स ने अगले 1 दशक में 30,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। संख्या देखिए, 30,000 सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे 1 दशक में। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी बड़ी शक्ति इसलिए बन पाया क्योंकि भारत की कंपनियां अब पश्चिमी देशों की कंपनियों को कॉपी करने, यानी उनकी नकल करने या उनके लिए काम करने के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि अब ज्यादातर स्टार्टअप्स इनोवेशन पर अपना ध्यान दे रही हैं और इनोवेशन ही वो रॉकेट है जो किसी भी देश को सफलता के स्पेस में ले जा सकता है। भारत के सभी स्टार्टअप्स अपनी खुद की रिसर्च, यानी अपना खुद का अनुसंधान और अपने ही देश के काबिल इंजीनियर्स की टीम के साथ काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे काबिल और सबसे सस्ते इंजीनियर्स आपको हमारे देश में इन स्टार्टअप्स में मिलेंगे। इसलिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भारत के इन स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए आज लाइन लगाकर खड़ी हुई है। तो जो मूल मंत्र है, और वो आपके लिए भी हो सकता है, वो है कि इनोवेशन पर फोकस रखिए, नकल मत कीजिए और पश्चिमी देशों जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। या तो हमारे देश के जो पहले इंजीनियर्स थे, या तो वो सोचते थे पश्चिमी देशों की कंपनियों में नौकरी कर लें, या फिर सोचते थे कि उनकी नकल कर लें। अब हम दोनों ही नहीं कर रहे। हम
अपनी इनोवेशन कर रहे हैं। अकेले सिर्फ पिछले साल, एक साल में भारत के इन स्टार्टअप्स को 1000 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट मिला है और इस निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। और इसका एक बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया वो प्रोग्राम जिसका मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है। और चीन जैसे देश इस बात से आज बहुत परेशान है। इस परेशानी की एक और वजह है भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, जो अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान लगातार स्थापित कर रहा है। 2014 से लेकर अब तक इसरो और भारत का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 44 स्पेसक्राफ्ट मिशंस और 42 लॉन्च व्हीकल मिशंस को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। देखिए, ये हैं वर्ष 2014 से लेकर अब तक इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सफल मिशन जो आपके पास हैं। स्पेसक्राफ्ट मिशंस हैं हमारे 44 और लॉन्च व्हीकल मिशंस हमारे हैं 42। किसी भी देश के लिए ये एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और अब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है और भारत अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है इस समय। इससे पहले हम अमेरिका को स्पेस में, अंतरिक्ष में सबसे बड़ी ताकत मानते थे और ये रॉकेट अब पूरी तरह से तैयार भी है और ये मेड इन इंडिया रॉकेट है। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद यह भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है जिसे 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। और अगर इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल हो गया तो भारत, अमेरिका, रशिया और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अपने आखिरी चरण में चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे मिशन को देख रहे थे और जब हम असफल हुए तब इसरो के जो चीफ थे उस समय के सिवान, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ढांढस बंधाई थी और ये तस्वीरें उस समय पूरे देश ने देखी थी जब के सिवान भावुक हो गए थे क्योंकि चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब एक और मौका है हमारे देश के पास जब चंद्रयान 3 अब बिल्कुल तैयार है और इस बार उम्मीद करनी चाहिए कि हम अपना वो मुकाम हासिल कर ही लेंगे। हालांकि एक दुख की बात भी है जो चुभती है, वो ये कि हमारे देश में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर भारत के चंद्रयान मिशन का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत इस बार भी असफल होगा। और ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए भारत के इन प्रयासों का भी विरोध करते हैं। फिर वो चाहे चंद्रयान हो, भारत की अपनी बनाई गई कोविड की वैक्सीन हो या भारत का अपना पहला संसद भवन हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी चंद्रयान 3 को या इस तरह के मिशंस को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखते हैं और उन्हें लगता है कि अगर ये मिशन नाकामयाब हो जाएगा तो ये मोदी की निजी असफलता होगी और वो फिर तालियां बजाएंगे। ये भी भारत जैसे देश में ही हो सकता है। 1960 के दशक में जब इसरो ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था तब साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए इस रॉकेट और इसके स्पेयर पार्ट्स को लॉन्चिंग स्टेशंस तक पहुंचाया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए उस जमाने की हैं और सोचिए इसरो ने साइकिल और बैलगाड़ी से आज यहां तक का सफर तय किया है जब हम 3 साल में फिर से एक नया चंद्रयान मिशन लॉन्च करने की स्थिति में आ चुके हैं। हमारे देश में हम कितनी सारी उपलब्धियां करते हैं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेशनल्स दिन रात मेहनत करते हैं। वो फिल्म स्टार्स नहीं हैं कि उनके रोज इंटरव्यूज छपें, उनकी तस्वीरें छपें, वो टेलीविजन पर दिखाई नहीं देते, वो आपको पेज 3 पर दिखाई नहीं देते, लेकिन दिन रात काम करते रहते हैं। दुख ये है कि उनकी उपलब्धियां कभी आज आप तक पहुंचती नहीं। इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे देश के ये जो असली नायक हैं इनकी उपलब्धियां हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहें, ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए, आज तक के जरिए। अब हम एक खतरनाक खबर आपको दिखाने वाले हैं। बच्चों में बढ़ रही डायबिटीज की समस्या का आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। इस खबर को ध्यान से देखिएगा। कोविड के बाद से पूरी दुनिया में छोटे बच्चों में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। ये वो नंबर 1 की पोजीशन है जिस पर हम कभी रहना नहीं चाहते। ये वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो हमें चाहिए नहीं, जिसमें हम हारना चाहते हैं पहले ही राउंड में। ये वो गोल्ड मेडल है जो हमें चाहिए नहीं लेकिन जबरदस्ती हमारे गले में डाल दिया गया है।
अभी तक जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो सोचते हैं डायबिटीज बड़े बूढ़े लोगों को होता है, लेकिन सोचिए अब छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है और इस डायबिटीज का गोल्ड मेडल हमें नहीं चाहिए। यह स्टडी अमेरिका के एक मेडिकल जर्नल ने की है, जिसमें दुनिया के 204 देशों के लगभग 15 लाख बच्चों पर यह स्टडी की गई। इसके मुताबिक वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में डायबिटीज से सबसे ज्यादा 12% बच्चों की मौत अकेले हमारे देश भारत में हुई और भारत में ही दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को अब डायबिटीज की बीमारी हो रही है। 2019 में पूरी दुनिया में 2,27,000 बच्चों को डायबिटीज की बीमारी थी, जिनमें लगभग 19% बच्चे यानी 44,000 बच्चे हमारे देश भारत में थे। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि पूरी दुनिया में भारत के बच्चों को सबसे ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज की बीमारी हो रही है, जिसमें बच्चों की जीवन जो आयु है वो औसतन 2 साल तक कम हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज की बीमारी में शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। और अभी भारत में बच्चों को टाइप 1 की डायबिटीज हो रही है, जिसका कोई इलाज नहीं है, यह लाइलाज है और इसे सिर्फ दवाइयों और इलाज के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। भारत के बच्चों में डायबिटीज का इंसिडेंस रेट 10.92% से बढ़कर 11.68% हो गया है और भारत समेत पूरी दुनिया में 10 से 14 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा डायबिटीज हो रही है। वर्ष 1990 की तुलना में 2019 में 10 से 14 वर्ष के बच्चों में डायबिटीज के मामले 52% और 1 से 4 साल के बच्चों में 30% बढ़ गए और इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, पेरेंटल हिस्ट्री। जिन बच्चों के माता पिता को डायबिटीज की बीमारी है, उनके बच्चों में भी यह बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। दूसरा कारण है आजकल के बच्चों का खराब लाइफस्टाइल और खानपान और बच्चों में तेजी से बढ़ता मोटापा। भारत में 9 से 17 वर्ष के 92% बच्चे हफ्ते में एक बार बाहर का खाना तो जरूर खाते हैं। इसके अलावा चिप्स खाते हैं, नूडल्स, चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाते हैं। लगभग 67% बच्चे हफ्ते में एक बार कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स जरूर पीते हैं। 27% बच्चे हफ्ते में एक बार पिज्जा और बर्गर जरूर खाते हैं। 40% बच्चे हफ्ते में एक बार केक, पेस्ट्री या मिठाई जरूर खाते हैं और लगभग 35% बच्चे हफ्ते में एक बार समोसा, आलू चाट या दूसरी तली भुनी चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है और बच्चों में डायबिटीज के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरा कारण है कोविड। इस स्टडी के मुताबिक कोविड से पहले बच्चों में हर साल टाइप 1 डायबिटीज के मामले 3% की दर से बढ़ रहे थे, लेकिन कोविड के पहले साल में यह दर 14% पर पहुंच गई। यानी कोविड के बाद जो पहला वर्ष आया उसमें यह 14% हो गई और कोविड के बाद दूसरे वर्ष में यह 27% हो गई। और जिन बच्चों को कोविड हुआ उनमें डायबिटीज के ज्यादातर मामले रिपोर्ट हुए हैं। भारत के मामले में यह बात इसलिए चिंताजनक है क्योंकि हमारे देश में जिन लोगों को कोविड हुआ है उनमें से 8% बच्चे ही थे जिनकी उम्र 17 वर्ष से कम थी और ये सारे बच्चे अब डायबिटीज के लिए जो है इनके शरीर बिल्कुल इस तरीके से हैं कि डायबिटीज के जो चांस हैं इनको होने के वो कहीं ज्यादा है। यानी ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 36 लाख है जो भारत में कोविड से संक्रमित हुए। इसलिए अगर आपके घर में भी किसी बच्चे को कोविड हुआ है या हुआ था तो आप सावधानी के तौर पर उनका चेकअप जरूर कराइए। आज आपके सामने चैलेंज ये है कि आप अपने घर में जो भी आपके बच्चे हैं 17 साल से कम के या उससे ऊपर के भी, उनका चेकअप जरूर करवाइए और देखिए कि कहीं उनमें डायबिटीज के लक्षण तो नहीं है। बच्चों में डायबिटीज के 4 प्रमुख लक्षण होते हैं जिनकी पहचान करके आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है बार बार यूरिन आना, दूसरा है ज्यादा प्यास लगना या ज्यादा पानी पीना, तीसरा है बिना कोई परिश्रम किए शरीर में थकान महसूस होना, चौथा है अगर बच्चा नींद में पेशाब करता है और असामान्य रूप से ऐसा वो करता है, बिस्तर गीला करता है, तो भी ये डायबिटीज का एक लक्षण हो सकता है। इस बीमारी में एक ही चीज आप कर सकते हैं और वो ये कि आपको बच्चों में ये लक्षण दिखने पर सबसे पहले तुरंत बिना समय लगाए डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है और इससे दूसरी बीमारियां होने का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है।
बच्चों में डायबिटीज़ की बात की जाए तो अनकॉमन बीमारी जो है टाइप 1 डायबिटीज़ की हम बात करते थे, लेकिन अब ये सिचुएशन चेंज हो गई है और टाइप 2 डायबिटीज़ भी बच्चों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। इससे कई सारे नुकसान हो सकते हैं। बचपन में डायबिटीज़ होने से कम उम्र में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 1990 से लेकर 2019 में 40% की बढ़ोतरी हुई है इंसिडेंस में टाइप 1 डायबिटीज की। ओबेसिटी के कारण ये लाइफस्टाइल डिजीज जो है पहले जो एडल्ट्स में देखी जाती थी टाइप 2 डायबिटीज की शक्ल में, वो अब बच्चों में भी देखी जा रही है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आपको डायबिटीज है तब तो आपको अपने बच्चों का तुरंत चेकअप कराना चाहिए, चाहे उनके अंदर लक्षण हैं या नहीं भी हैं। दूसरी बात यह है, अपने बच्चों का लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, उन्हें परिश्रम करवाइए, थोड़ी सी मेहनत करवाइए, व्यायाम करवाइए, सारे दिन घर में ना रहें, उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने के लिए भेजिए। तीसरी बात, उनके खान पान पर कंट्रोल कीजिए, जो फास्ट फूड है उसे कम कीजिए, जो तला भुना खाना है उसे भी कम कीजिए ताकि उनका लाइफस्टाइल ठीक रहे। लेकिन आज ही आपको एक काम जरूर करना है, आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनसे बात करनी है, चेक करना है कि उनके अंदर ये लक्षण तो नहीं है, और अगर हैं तो फिर सीधे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए। और हमेशा याद रखें, तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी।